वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ अनकवरिंग द हिडन ट्रूथ बिहाइंड इंडियन पॉलिटिक्स। जैसा कि आपने सुना, आज मैं इंडियन पॉलिटिक्स की उस डार्क साइड से रूबरू कराऊंगा जिसे आम जनता से छुपाया जाता है। और पहले ही एपिसोड में हम उस स्टेट की राजनीति की परतें खोलेंगे जहां कास्ट सिस्टम की वजह से लोग, या फिर कहूं तो तुम, अपने नेताओं को चुनते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ज्यादा फूटा वाला था वो। बट पहले तुम ये बताओ, क्या तुमने पहले कभी सुना है कि किसी ने भैंस की सींग को चमकाने के लिए 15 लाख का सरसों का तेल खरीदा हो और तुम किसी ट्रक का नंबर चेक करो और वो स्कूटर निकले? ओके, ये कोई मीम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम है जिसने लोकतंत्र के नाम पर सिस्टम को ही चट कर दिया। और इसके पीछे था एक नाम, लालू प्रसाद यादव, एक ऐसा नेता जो जनता का मसीहा बनता फिरता था, लेकिन जिसने उसी जनता का पैसा खा लिया, लिटरली। लालू प्रसाद यादव को कुल 14 साल की जेल। डोरंडा आर्बिट्रेटरी मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए। अब बताता हूँ कैसे, बट उससे पहले हम एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत पटना के एक छोटे गांव फुलवरिया से होती है, जहां 1948 में लालू यादव का जन्म हुआ। गरीब परिवार, खेती बाड़ी और स्ट्रगल की वही कहानियां। लेकिन यही स्ट्रगल बाद में राजनीति अवसर बन गया। स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट, 3rd डिवीजन से पास, लेकिन बातों में इतना चार्म कि हर भीड़ में अलग दिखे। वो चार्म जिसने बिहार की राजनीति में अपना एक ब्रांड बना दिया, लालू स्टाइल। लेकिन इस स्टाइल के पीछे जो गेम खेला गया वो डेमोक्रेटिक नहीं, सिस्टमेटिक लूट था। कहानी शुरू होती है वहीं से जहां लालू को राजनीति की टेस्ट मिली और बिहार की राजनीति का डीएनए हमेशा के लिए बदल गया। 1970 के शुरुआती दशक में बिहार की सड़कों पर माहौल उबल रहा था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ एक स्टूडेंट रिवॉल्यूशन उठ रहा था, जेपी मूवमेंट, यानी टोटल रिवॉल्यूशन, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। उसी समय पटना यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जिसका नाम था लालू प्रसाद यादव, अपनी लाउड वॉइस और देसी एसेंट की वजह से हर भीड़ में अलग दिखने लगा। वो न तो सबसे एजुकेटेड था, न पॉलिश्ड। उसमें एक चीज थी जो बाकियों में नहीं थी, जो कि था भीड़ को कंट्रोल करने की कला। जेपी मूवमेंट ने लालू को परफेक्ट लॉन्च पैड दिया। उन्होंने स्पीचेस देना शुरू किया और यहीं से धीरे धीरे उनके आसपास एक लॉयल ग्रुप बनना स्टार्ट हुए। लोग उनसे इतना ज्यादा रिलेट करने लगे कि उन्हें गरीब का बेटा कहने लगे, और यही इमेज धीरे धीरे उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गई। लालू के लिए सिर्फ आंदोलन साबित नहीं हुआ, बल्कि उनके पॉलिटिकल कैरियर की पहली सीढ़ी बन गई। तब 1977 का साल आया, जब इमरजेंसी खत्म हुई और जनता का गुस्सा अपने पीक लेवल पर था। जनता पार्टी ने इस वेव को पकड़ लिया और एंटी कांग्रेस हवा में लालू यादव को छपरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा का टिकट मिल गया और सिर्फ 29 साल की उम्र में ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। लालू खुद ही शौक में थे कि जिस लड़के ने अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम ही रखा था वो अब सांसद में बैठा है। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी ही समझ में आ गया कि राजनीति सिर्फ जनता के बीच में ही नहीं, सिस्टम के अंदर भी खेला जाता है। एमपी बनने के बाद ही लालू को जल्दी रियलाइज हुआ कि सिर्फ पॉपुलैरिटी से काम नहीं चलने वाला, पावर चाहिए, और पावर का मतलब है कंट्रोल ओवर कास्ट इक्वेशन। बिहार में कास्ट सिस्टम ही पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा वीपन था और लालू ने इसे सबसे पहले समझ लिया था। उन्होंने यादव कम्युनिटी को अपना बेस बनाया और बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स को जनसंख्या की ताकत में बदल दिया। उनकी हर स्पीच में कास्ट का इमोशनल टच होता था। अब गलती सिर्फ नेता का नहीं जो कास्ट का सहारा लेते हैं, इसमें गलती तुम्हारी भी है, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम हो ही ऐसे जो कास्ट के बेस पर अपना लीडर चूज करते हो। अब 1980 आते आते लालू यादव ने अपने आप को एक मास लीडर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था और डेलिब्रेटली अपने रूस्टिक एसेंट, देसी ह्यूमर और सिंप्लिसिटी को मेंटेन करते थे ताकि जनता को लगे कि वो भी अपने जैसे ही, और अंदर ही अंदर वो पॉलिटिकल चेस खेल रहे थे। उन्होंने अलायंस, लॉयल्टी और ब्यूरोक्रेसी में अपना पकड़ बनाना शुरू किया। वो जानते थे कि बिहार की राजनीति सिर्फ वोट से नहीं, इसमें उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी चाहिए होगा, और ये कंट्रोल उनके पास आया भी जब 1980 में उन्होंने सीएम की कुर्सी हथिया ली। जनता दल के अंदर उस समय कई सीनियर लीडर्स थे, रामसुंदर दास, जगन्नाथ मिश्रा जैसे नाम, लेकिन लालू ने एक पॉलिटिकल काउच चलाया, बैकवर्ड कास्ट डेलीगेट्स को मोबिलाइज किया और खुद को गरीबों का असली नेता बताकर सीएम की चुनाव जीत ली। वो मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, सिंबॉलिक था। बिहार की सत्ता अपर कास्ट के हाथों से खिसक कर बैकवर्ड क्लास के हाथों में चली गई थी। लेकिन इस बदलाव के साथ सिस्टम में एक नया इन्फेक्शन आया, जो था कास्ट प्लस करप्शन का मर्जर। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद लालू यादव का असली चेहरा सामने आया। वो कहते थे कि मैं गरीबों का नेता हूँ, लेकिन हर सरकारी डिपार्टमेंट में उनके ही आदमी बैठाए जा रहे थे। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जो आगे चलकर फोल्डर स्कैम का एपिक सेंटर बना, वो उसी समय से उनके कंट्रोल में आ गया। लालू ने सिर्फ सरकार नहीं चलाई, उन्होंने पूरा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया, और ये सब कुछ उन्होंने उसी आर्ट से सीखा था जो उन्होंने जेपी मूवमेंट में क्राउड को मैनिपुलेट करते हुए सीखा था। और यहीं से सीएम बनने के बाद जल्दी से ही उन्होंने अपनी पकड़ ब्यूरोक्रेसी में बना ली। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जो पहले सिर्फ लाइव स्टॉक के काम के लिए था,
अब उनके पॉलिटिकल और पर्सनल कंट्रोल का टूल बन गया। यहाँ ऑफिसर्स, मिनिस्टर और पॉलिटिशियन सब एक चेन से जुड़े और साथ में लॉयल्टी और कंप्लायंस के साथ घोटाला करना शुरू कर दिया और फेक कंपनी बनाई जिसमें इनका नाम तक जाली। नाम तो छोड़ो, यहाँ कोई फिजिकल एड्रेस तक नहीं था और इन्हीं फेक कंपनीज के नाम पर एनिमल फीड, मेडिसिन और इक्विपमेंट की फेक बिलिंग होती थी। भैंस की सींग को चमकाने के लिए 15 लाख का सरसों के तेल का बिल दिखाया गया। हाँ, इतना अब्सर्ड कि कोई आम आदमी समझ ही नहीं सकता। जब सीबीआई ने टर्को की डिटेल चेक की तो नंबर स्कूटर का निकला और ये सब दिखाता था कि सिस्टम की लूप होल को पैसों में बदलने की कला परफेक्टली की जा रही थी। फेक इनवॉइसेस और जाली बिल्स के पीछे का पैटर्न बहुत ही सिस्टमैटिक था। हर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को पता था कि किस तरह के सिग्नेचर और स्टैम्प्स के थ्रू लाखों रुपए निकालने हैं। मिनिस्ट्रियल अप्रूवल भी नॉमिनल थे, सिर्फ पेपर वर्क पूरा करने के लिए। और सबसे शॉकिंग, जो खर्च दिखता था वो कभी रियलिटी सर्विस या प्रोडक्ट पर जाता ही नहीं। इस लूट की स्केल इतनी बड़ी थी कि धीरे धीरे बिहार का ट्रेजर इम्पैक्ट होने लगा। लालू के लिए सिर्फ पैसा नहीं, पावर का एक्सटेंशन था। जितना पैसा सिस्टम से निकाला जाएगा उतनी ही पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और इस तरीके से फ्रॉड स्कैम ने सिर्फ खजाना ही नहीं बल्कि गवर्नेंस को भी हिला दिया। सिस्टमेटिक करप्शन का ये नेटवर्क इतना टाइट था कि हर लेवल पर कवर तैयार था। अगर कोई ईमानदार ऑफिसर कुछ पूछता उसे साइलेंट कर दिया जाता या फिर उसकी ट्रांसफर कर दी जाती। एविडेंस फेक कंपनीज, फॉर रिसीव और घोस्ट एम्प्लॉइज के नाम पर पूरी तरह मैनिपुलेटेड था। कहीं भी डायरेक्ट ट्रेस नहीं था। पैसा चलता था लेकिन कभी सामने नहीं आता और यही कारण है कि यह स्कैम इतने सालों तक अननोटिस था। बिहार के लोगों के टैक्सेस जो सपोज टू गो फॉर डेवलपमेंट थे वो सीधे पॉलिटिकल मशीनरी के कंट्रोल में चले गए। इस ऑर्गेनाइज्ड लूट ने दिखा दिया कि अगर सत्ता और सिस्टम एक साथ मिल जाए तो डेमोक्रेसी कितनी फ्रेगाइल हो सकती है। अब ये घोटाला सिर्फ पैसों तक ही लिमिटेड नहीं था, ये बिहार की ब्यूरोक्रेसी का भी काला चेहरा दिखा रहा था। आईएएस ऑफिसर्स जो नॉर्मली स्टेट के लिए काम करते थे लालू के पर्सनल व्यूज और पॉलिटिकल एजेंडा के लिए लगाए गए थे। और इतना ही नहीं, कभी कभी ऑफिसर्स को ऑर्डर मिलता था कि खैनी बनाओ, कभी किसी से पानदान तक उठवाते थे। जस्ट थिंक, जो इतना टफ एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर बनते थे उनके साथ ऐसा किया जाता था। इवन आज भी ऐसा होता आ रहा है। ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक। अब सरकार चल नहीं रही थी बल्कि पूरी तरह से कंट्रोल में थी। सीएम का सनक हर डिपार्टमेंट पर ला बन गया था और जैसे जैसे लालू की पकड़ बढ़ी वैसे वैसे फोल्डर सिस्टम स्कैम का नेटवर्क फैलता गया और बिहार के खजाने से लगभग 940 करोड़ गायब हो चुके थे। पैसा लिटरली डिसअपीयर हो गया। और सबसे शॉकिंग, कोई भी सिस्टम या ऑफिसर सवाल पूछने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह स्कैम इतना ऑर्गेनाइज था कि हर लेवल पर चेक्स और बैलेंस फेल हो गए थे। ट्रेजरी रिकॉर्ड्स मैनिपुलेटेड थे, ऑडिटिंग रिपोर्ट्स फेक और कॉम्प्लायंस ऑफिसर साइलेंट। कुछ ऑफिसर डर की वजह से शामिल हुए तो कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। इसका मतलब था करप्शन सिर्फ टॉलरेटेड नहीं बल्कि एक्टिवली इम्प्लीमेंटेड किया जा रहा था। लालू के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि प्रूफ था कि सिस्टम को मैनिपुलेट करके सत्ता कितने इजीली से मेंटेन की जा सकती है। और जनता जो समझती थी कि सरकार काम कर रही है, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके टैक्स का इतने बड़े स्केल पे लूट हो रहा है। हो भी क्यों ना, तुम ही तो कास्ट पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हो और यही वजह है कि स्कैम इतने सालों तक चल सका बिना किसी मेजर हर्डल के। लेकिन 1996 आया, यही साल था जब बिहार का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैकेट क्रैक होने लगा। जब एक ईमानदार ऑफिसर की एंट्री हुई जिसका नाम था अमित खारे। जब चाईबासा के डिप्टी कमिश्नर अमित खारा ने अपने साहस और इन्वेस्टिगेशन स्किल से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पर छापा मारा तो जो कुछ भी सामने आया वो कम शॉकिंग नहीं था। ट्रंक्स, कपबोर्ड्स और ऑफिसेस में टन्स ऑफ फेक वाउचर्स, जाली डॉक्यूमेंट्स और लाखों के खाली चेक बिखरे पड़े थे। और सबसे फनी बात पता है क्या है? कागजों पर भैंस और गायों की गिनती की गई लेकिन असल में वो जानवर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ट्रक्स में एनिमल्स फीड दिखाया गया, बिल्स में मेडिसिन के नाम थे लेकिन वेयर हाउस खाली पड़ा था। इसलिए सीबीआई को तुरंत केस दर्ज करना पड़ा क्योंकि ये अब सिर्फ फाइनेंशियल स्कैम नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्कैम का नेशनल लेवल अलर्ट बन चुका था। और इसी के साथ लालू यादव अब सीधे रडार पर थे, उनका नाम हेडलाइंस में आने वाला था। छापेमारी ने सिर्फ पैसे का खेल नहीं दिखाया बल्कि सिस्टम की पूरी वीकनेस ही एक्सपोज कर दी। हर डिपार्टमेंट ऑफिसर जो सत्ता के सामने झुका हुआ था उसका खेल सामने आया। ऑर्गेनाइजेशन इतनी परफेक्ट थी कि बिना डिटेल वेरिफिकेशन के कोई भी ये स्कैम पहचान ही नहीं सकता था। चेक्स, वाउचर, अप्रूवल स्लिप्स सब मेटिकुलसली डिजाइन थे ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन अमित खारे ने डिटेल पर ध्यान दिया और लूप होल पकड़े। इस छापे ने जनता को पहला रियल ग्लिम्स दिया कि जिस सीएम ने गरीबों का हीरो बनकर खुद को शोकेस किया था वो जमीनी स्तर पर लूट की साजिश कर रहा था। और यही छापेमारी बाद में पूरे देश को दिखाने वाला पहला सच था कि फोल्डर स्कैम सिर्फ पैसों का मामला नहीं बल्कि सिस्टमैटिक बिट्रायल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट भी था। अब जून 1997 में सीबीआई ने आखिरकार चार्जशीट दाखिल की और देश के सामने पहली बार ये सच आया कि फोल्डर स्कैम सिर्फ रूमर्स नहीं थे बल्कि रियलिटी थी जिसमें टोटल 56 लोग एक्यूज थे।
और जिसके हेड खुद चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे। इन पर चार्जेस लगे करप्शन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फ्रॉड, यानी कि सिस्टम के हर लेयर में घोटाले का इन्वॉल्वमेंट। और पब्लिक के लिए सब कुछ बहुत ही शॉकिंग था। वही आदमी जिसे गरीबों का नेता बताया गया, वो अब भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड के रूप में हेडलाइन में आ रहा था। लेकिन इन सब के बाद भी लालू ने पावर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनके लिए राजनीति सिर्फ सर्विस नहीं बल्कि सर्वाइवल का खेल बन चुकी थी, और इसी सर्वाइवल के लिए उन्होंने एक नया पॉलिटिकल ड्रामा सेटअप किया। यानी जब लॉ ने उन्हें टारगेट किया तो उन्होंने लॉ का लूप होल एक्सप्लॉइट किया। लालू ने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। 1997 में पूरा देश स्टन था जब एक सिंपल होम मेकर बिना किसी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के अचानक बिहार की मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब भी असली कंट्रोल पूरी तरह से लालू के हाथों में ही था। अब जेल से ही सभी क्रूशियल डिसीजन मॉनिटर और अप्रूव होते थे। सीएम ऑफिस अब सिर्फ पपेट शो बन गया था, जहाँ राबड़ी देवी नॉमिनल हेड थी और एडमिनिस्ट्रेशन लालू के ऑर्डर्स पर चलता था। जहाँ सीबीआई की जांच तेज हो चुकी थी, वहीं पॉलिटिकल सेल्टिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी। मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स लॉयल्टी दिखा रहे थे। लालू की लॉयल्टी और फियर चल रही थी। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई के सामने जो रिपोर्ट्स आई वो देश को हिला देने वाली थी। एविडेंस में दिखा कि लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उन खर्च के पीछे रियल कोई भी जानवर एग्जिस्ट नहीं करता था। भैंसों के इलाज के लिए इंपॉर्टेंट मेडिसिन खरीदी गई, ऐसा इनवॉइस में शो किया गया, लेकिन उस मेडिसिन की कभी डिलीवरी ही नहीं हुई। ट्रक्स में गुड्स दिखाए गए, लेकिन जब वो नंबर ट्रेस किए गए तो स्कूटर निकले, और ये सब मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया गया था। ऑफिसर्स ने सिर्फ अपने सिग्नेचर के बदले में लाखों रुपए हड़पे बिना किसी रियल अकाउंटेबिलिटी के। उस रिपोर्ट्स में तो नीतीश कुमार का नाम भी सामने आया, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरनल इन्फ्लुएंस की वजह से बाद में हटाया गया। हर लेवल पर किसी न किसी की इन्वॉल्वमेंट थी। मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और डिपार्टमेंट स्टाफ था। फॉर्जरी इतनी परफेक्ट थी कि बिना डिटेल इन्वेस्टिगेशन के कोई भी इसे पकड़ नहीं सकता था। फेक कंपनीज, घोस्ट एम्प्लॉइज, मैनिपुलेटेड अप्रूवल्स, हर चीज मेटिकुलसली डिजाइन थी। पब्लिक के पैसे डायरेक्टली पॉलिटिकल मशीनरी और पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। और सबसे शॉकिंग, सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज था कि किसी भी विशल ब्लोअर को सुरक्षित महसूस नहीं होता था। ये सिर्फ पैसा चोरी नहीं था, बल्कि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटेशन था। वोटर स्कैम सिर्फ पैसा चोरी तक ही सीमित नहीं रहा, इसके पीछे जो जान और खतरे की प्राइस लगी वो और भी शॉकिंग था। जांच में शामिल कई लोग रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए या अचानक गायब हो गए। एएचडी सप्लायर हरीश खंडेलवा की बॉडी रेल ट्रैक पर मिली जैसे कोई प्लान एक्सीडेंट था। रीजनल डायरेक्टर AK टूडू अपने जेल वार्ड में मृत पाए गए बिना किसी क्लियर रीजन के। फॉर्मर बिहार मिनिस्टर भोला राम तूफानी की हत्या चाकू से हुई, और ये हत्यार पॉलिटिकल राइवलरी और स्कैम नॉलेज से जुड़ी मानी गई। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर लाला विश्व मोहन को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में एक्सीडेंट लिखा गया। और सबसे बड़ा शौक था, स्कैम का मास्टरमाइंड SB सिन्हा भी सस्पिशियस हालत में मृत पाया गया। सीबीआई के लिए अब यह सिर्फ करप्शन का केस नहीं रहा, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और मर्डर कॉन्स्पिरेसी का मामला बन गया। हर डेथ ने इन्वेस्टिगेशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया और विटनेस को डराया। कुछ इनसाइडर्स कहते हैं कि लालू के पॉलिटिकल नेटवर्क ने फियर और लॉयल्टी का कॉम्बिनेशन डिप्लॉय किया ताकि कोई भी सामने न आए। हर लायर पर कवर अप इतना परफेक्ट था कि सीबीआई को भी हर डिटेल के लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ी। ये डेथ स्कैम की ब्रूचुअल रियलिटी को दिखाते हैं, सिर्फ पैसों की चोरी नहीं बल्कि पावर, कंट्रोल और साइलेंस का आतंक। और ये डरावना सच आज भी बिहार के पॉलिटिक्स के इतिहास में एक डार्क चैप्टर बना हुआ है। आखिर 30 सितंबर 2013 को वो दिन आया जिसका देश को 17 सालों से इंतजार था। कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया, फैसला मिला लेकिन अधूरा। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई और 25 लाख रुपए जुर्माना। साथ ही उन्हें 11 साल के लिए पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी अब वो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं संभाल सकते थे। लेकिन पॉलिटिक्स में लालू का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे तेजस्वी यादव को नया चेहरा बनाकर सिस्टम में पकड़ बनाए रखी। डायनेस्टी पॉलिटिक्स ऑफिशियली बॉर्न हो चुकी थी, एक ऐसी लेगेसी जो करप्शन से पैदा हुई थी और पावर से चलती रही। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2017, 18 और 21 तीनों सालों में लालू यादव को इसी फ्रॉड स्कैम के अलग अलग केसेस में फिर से दोषी ठहराया गया। कुल 5 कन्विक्शन और हर केस में जेल टर्म बढ़ती गई, लेकिन सिस्टम की सीरियसनेस घटती चली गई। सीबीआई और ईडी की जांच तो जारी रही, लेकिन पॉलिटिकल मूड ठंडा पड़ चुका था। लालू अब हेल्थ ग्राउंड पर कभी जेल में कभी हॉस्पिटल में आते जाते रहते थे। इलेक्शन कैंपेन में दिखाई देते, फायर स्पीच देते, फिर मीडिया साइलेंस छा जाता। जस्टिस टेक्निकली हुआ पर मोरली सिस्टम फिर से कॉम्प्रोमाइज कर गया। इन सब में गलती तुम्हारी ही है, और सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि उन सब की जो कास्ट के नाम पर इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी इनको माफ करके इनकी रैलियों में शामिल होते हैं। बड़ा अजीब बात है ना, आपके घर में जो चोरी कर रहा है आप उसे ही मंदिर में बिठाकर पूजा कर रहे हैं। ओके अगेन बैक टू द टॉपिक। इस स्कैम ने भारत की पॉलिटिक्स को ब्रूचुअल लेसन दिया। जब करप्शन सिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो इसे एक्सपोज करना खुद एक रिस्क बन जाता है। अमित खारे जिसने ये स्कैम खोला था उसे हीरो नहीं बल्कि इनकन्वीनियंट ऑफिसर मानकर धीरे धीरे साइड लाइन कर दिया गया। वहीं लालू यादव की इमेज 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ वो रॉबिन हुड जिसे गरीबों का मसीहा कहा गया, और दूसरी तरफ वो मास्टरमाइंड जिसने उन्हीं गरीबों को लूटा। आज लालू
यादव जेल से बाहर है लेकिन डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ है। वो चुनाव नहीं लड़ सकते, बस कैंपेन कर सकते हैं। सिंबॉलिक प्रेजेंस, रियल कंट्रोल अब उनके बच्चों के हाथ में है। सीबीआई की कई केसेस अभी भी पेंडिंग है और सिस्टम अपने पेस से क्रॉल कर रही है। लेकिन बिहार की इकोनॉमी और गवर्नेंस पर जो असर इस स्कैम ने छोड़ा वो आज भी विजिबल है। स्कूल के बजट कटे, हॉस्पिटल्स के फंड्स गायब और इंफ्रास्ट्रक्चर ठप पड़ गया। हर पब्लिक सर्विस करप्शन की कीमत चुका चुकी है और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी ने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया। एट लास्ट मैं यही बोलूंगा कि फेडरल सिस्टम सिर्फ लालू यादव का नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक मिरर था जहाँ ऑफिसर्स बिके, मिनिस्टर झुके और जनता ठगी गई। फेक वाउचर से लेके फेक मैनिपुलेशन तक सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था, पर अकाउंटेबिलिटी जीरो रही। पनिशमेंट मिली पर सिर्फ नेम से, क्योंकि सिस्टम ने कभी खुद को सजा नहीं दी। और यही वजह है कि आज भी जब कोई नया घोटाला सामने आता है तो लोग ये नहीं मानते कि इनको भी कोई पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है ना। सब छूट जाते हैं, सब बच जाते हैं किसी न किसी रीजन से और फिर घूमते फिरते हैं गरीबों का मसीहा, गरीबों का नेता। तो यार आपको वीडियो कैसी लगी जाओ कमेंट करके बताओ और हमारे सीरीज को सपोर्ट करो। और अगर आपको भी किसी स्कैम के बारे में जानना है तो जाओ कमेंट में लिखो, हम उसमें डिटेल वीडियो लेके आएंगे। बाकी यार यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ हम और भी बड़े राज और हिडन ट्रूथ की परतें खोलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।